इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, बस 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी के बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहुंचे लखनऊ, बच्चों और प्रशंसकों ने किया भव्य स्वागत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हुए शामिल, कहा कि उपलब्धियों पर गर्व कर रहे हैं महसूस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सुबह हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, जिसमें कैंटर और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, बारिश के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ बंद। हर्षिल और धराली में तेलगाड़ का जलस्तर अचानक बढ़ा, पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। भारत की चावल निर्यात को मिलेगा बढ़ावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 कीटनाशकों पर लगाया पूरी तरह से प्रतिबंध, किसानों को भी किया जा रहा है जागरूक। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंचे, जहां उनका बच्चों और प्रशंसकों ने भव्य स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनका आत्मीयता से स्वागत किया और कहा कि लखनऊ और भारत के सपूत शुभांशु शुक्ला के आगमन का पूरा लखनऊ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम उनका घर लौटने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं। वहीं उनकी बहन ने कहा कि मैं बेहद खुश और उत्साहित हूँ, हम इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सभी बच्चे और पूरा लखनऊ उन्हें घर वापस लाने के लिए तैयार है। सपूत, भारत माता का सपूत, उत्तर प्रदेश का सपूत शुभांशु शुक्ला जी का आगमन पूरा लखनऊ पलक पावड़े बिछाकर कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस ढंग से भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऊंचाइयों को छुआ है, अपने लाल का हम सब स्वागत करके बहुत ही आह्लादित हैं। और शुभांशु शुक्ला जी ने दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। ऐसे अवसर पर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनके सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है और शहर में विभिन्न जगहों पर सैकड़ों कार्यक्रम उनके सम्मान में आयोजित किए गए हैं। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं शुभांशु शुक्ला जी। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जी, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ और इस दिन का बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे। फाइनली ये लखनऊ आ रहे हैं, तो आज हम लोग उनको मिलने जा रहे हैं। आप आज वो तमाम जगहों पे उनकी स्वागत किए जाएंगे, बच्चे उन्हें सैल्यूट करेंगे, क्या कहना? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है एक्चुअली, कि सारे बच्चे और पूरा लखनऊ उनको वेलकम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है कि सबको कितना इंटरेस्ट है उनमें, कितना ज्यादा मोटिवेशन वो बच्चों को दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आज एयरपोर्ट से निकलेंगे तो 7 जगह स्वागत होगा, उसके बाद छात्रों का विशाल समूह में स्वागत करेगा और लगभग आज लाखों की संख्या हो सकती है उनके साथ। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इकट्ठा हों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें इस चीज में, क्योंकि इसी चीज से ये एंथुजियाज्म मेंटेन रहेगा, जो बहुत जरूरी है आगे के लिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो तमाम स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक के तौर पे देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों के लिए एक होराइजन खोल दिया है उन्होंने एक नया, कि जो है हम कुछ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं और कहीं से भी निकल के कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक उम्मीद जगाना हर बच्चे के अंदर कि हम अगर चाहें तो कुछ भी बन सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सुबह हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कैंटर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु राजस्थान झारवीर गोगा जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसा थाना अरनिया क्षेत्र अंतर्गत अरनिया बाईपास बॉर्डर पर हुआ। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब हाईवे से गुजर रही थी, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली में बैठे श्रद्धालु इधर उधर जा गिरे।
हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 43 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 3 की हालत नाजुक है। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है। हालांकि हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है। सुबह एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे। और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है। और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचना है लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है। और अन्य जो हैं उसमें लगभग 10 के लगभग घायल भी बताए गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। और जो मौके से जो ट्रक है इसको सीज किया गया है और इसके जो ड्राइवर है ये अभी फरार है, इसकी धरपकड़ की जा रही है। और जो भी अन्य रेस्क्यू से संबंधित कार्रवाइयाँ होती हैं वो यहाँ पर डीएम एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर की जा रही है। परिजनों को सूचित किया गया, अन्य परिजनों को, और वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। और सभी टीम, पूरा प्रशासन पुलिस की लगी है कि इसमें जितना भी रेस्क्यू का और आगे इलाज का कार्य है वो बेहतर हो सके। सर, ये श्रद्धालु कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सोरो क्षेत्र जो है कासगंज में, वहाँ के कुछ गाँव हैं, वहाँ से चले थे। और जो अब तक बताया गया है कि जाहरवीर नामक कोई जगह है राजस्थान में, वहाँ जा रहे हैं। तो सर, इसमें जो मृतक के परिवार के लोग हैं उन्होंने सर कोई मांग रहे थे सर? नहीं, अभी इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं और समस्त प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। आज रात को लगभग 2-2:15 बजे के आसपास अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH-34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान को जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उस पर चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CSC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं, जिसमें से 3 लोगों को छोड़कर और की स्थिति ठीक बताई जा रही है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 10 लोगों को भेजा गया है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और शेष 23 लोगों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके से जो ट्रैक्टर है उसे हटा लिया गया है। ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस कस्टडी में है। पूरी जानकारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता जो है, जो घायल लोग हैं उनकी चिकित्सा पर है, इसलिए सभी लोगों को तत्काल एम्बुलेंस मंगा करके बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है। ये मोहनकुटी बिरला हॉस्पिटल के जस्ट सामने हुआ है। बिरला हॉस्पिटल का मलबा पड़ा हुआ था और इसे ट्रक वालों ने कट मारा है। ये हमारा भतीजा ही लगे, भतीजा है। जैसे कट मारा है वो गाड़ी साइड में जैसे बचाई है, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया है। ये ट्रक है, कम 18 टायर ट्रक है और ड्राइवर जैसे मौके पे ही वो हुआ है, ड्राइवर जो भाग गया है। तो ये किस चीज पर सवार थे? ये बाइक से थे। कहाँ से आ रहे थे? ये बड़ी मामन से आ रहे थे, बुलंदशहर के लिए आ रहे थे। क्या काम करते हैं? ये लड़का तो अभी पढ़ाई करता है, बच्चे हैं छोटे छोटे इनके। एक मैं हाँ। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। देर रात से रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। वहीं हर्षिल और धराली में तेलगाड़ का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। उत्तरकाशी जिले में बारिश का कहर जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे नरूना सेंच के पास भारी भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया है। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने से यातायात पूरी तरह ठप है। वहीं हर्षिल और धराली क्षेत्र में तेलगाड़ का जलस्तर बढ़ने से खतरा और बढ़ गया। नदी नालों का जलस्तर तेजी से ऊपर जा रहा है। खतरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमों ने गाँव में जाकर लोगों को सतर्क किया और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। मसूरी के शिक्षा क्षेत्र के लिए ये गौरवपूर्ण क्षण रहा जब कांग्रेस संगठन ने नीट परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 विद्यार्थियों देव चौहान और सानिया को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों ने दोनों छात्रों को शॉल, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही छात्रों के माता पिता को भी मंच पर आमंत्रित कर उनके योगदान की सराहना की गई।
मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर और पार्षद शांत वोहरा ने कहा कि देव चौहान और सानिया, जिन्होंने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के बल पर देश की सबसे कठिन माने जा रही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में शानदार प्रदर्शन कर देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाया है, मसूरी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि न छात्रों को न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि मसूरी जैसे पर्वतीय क्षेत्र को भी शैक्षणिक मानचित्र पर एक नई ऊंचाई दी है। शहर का एक बच्चा देव आर्यन चौहान और एक बेटी सोनिया जो कि जौनपुर से है, दोनों ने उत्तराखंड की नीट की जो परीक्षा है वो पास की है। तो हम कांग्रेस परिवार ने निर्णय लिया था कि उनको सम्मान दिया जाए, क्योंकि बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलता है। बच्चे आगे उनको देख के और बच्चे भी सोचेंगे कि हमें भी इन बच्चों की तरह आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में अपने जो शहर का नाम रोशन करना चाहिए। तो उन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जौनपुर का नाम, मसूरी का नाम उन्होंने बच्चों ने रोशन किया है और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया है। देना चाहती हूँ और उनके जो माता पिता हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे जिससे कि उनके बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहे और उन्होंने नीट की परीक्षा पास की और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। चौहान ने और सानिया बलियारी ने मसूरी क्षेत्र का और जौनपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है और इन दोनों ने नीट परीक्षा में पास होकर अब इनका जो एडमिशन हुआ है वो मेडिकल कॉलेज मिला है, इनका चयन मेडिकल कॉलेज हुआ है। उसके लिए आज कांग्रेस परिवार की तरफ से हमने एक इनका सम्मान समारोह रखा हुआ है और कांग्रेस परिवार बहुत खुश है और बहुत प्रोत्साहित है कि आप दो बच्चे हमारा क्षेत्र का रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं मेडिकल लाइन में, इसीलिए ये सम्मान उनको दिया गया है। हमें बड़ी खुशी के साथ उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं पूरा कांग्रेस परिवार, और हम चाहते हैं कि बच्चे, इन बच्चों से और बच्चे भी प्रोत्साहन लें और प्रोत्साहित हों, उनका उत्साहवर्धन हो और वो इनकी तरह मसूरी का, जौनपुर का, देहरादून का, हमारे उत्तराखंड प्रदेश का नाम रोशन करें पूरे देश में। नीट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली का था, उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है और मेरी वजह से अभी यहाँ पर है। बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और मेरे परिवार के। घर वालों का पूरा सहयोग था मेरे साथ हमेशा से, उन्होंने ही हमेशा मुझे आगे प्रेरित किया है, तो उनको उसका पूरा सम्मान जाता है। मैं ये कहूँगी कि वैसे तो हर किसी का पार्टिसिपेशन होता है, पर मेरी लाइफ में सबसे पहले हर कोई कहता है कि भगवान का सबसे ज़्यादा रोल होता है लाइफ में, पर मैं ये कहूँगी कि भगवान से ऊपर मैं अपने पापा को मानती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में, उनके बिना मैं ये सब नहीं कर पाती और मेजर रोल मेरे पापा का ही रहा है। बाकी फिर टीचर्स का, पेरेंट्स का, हर किसी के पार्टिसिपेशन से ये सब हुआ है। अभी तो सर वैसे पर्टिकुलरली कुछ डिसाइड किया नहीं है, पर MBBS के बाद अभी कार्डियोलॉजिस्ट। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे 10th तक की एजुकेशन खतियूड़ में हुई है, तो वहाँ उतना एजुकेशन का स्कोप है नहीं। तो 10th के बाद हम 11th में देहरादून शिफ्ट हो गए थे। 11th था कोरोना का टाइम, तो 11th हमने 11th 12th ऑनलाइन क्लासेस ली। तो 12th में जब मैं स्कूल गई तो मेरे बायो टीचर ने मुझे बताया उस टाइम 12th के टाइम कि नीट का एक कुछ एग्ज़ाम होता है। खतियूड़ तक मुझे कुछ पता नहीं था, तो फिर 12th में मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली, फिर एक ड्रॉप लेके फिर मैंने नीट सेलेक्ट किया। भारत के चावल निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 कीटनाशकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल इन कीटनाशकों के अवशेष धान की कुटाई के बाद भी चावल में बने रहते थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे थे। जिला कृषि सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह ने कहा, 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने उन 11 कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन्हें 2 साल पहले ही प्रतिबंधित किया गया था। हम किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं, अगर वो इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे तो उनका उत्पाद निर्यात नहीं हो पाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं जिला कृषि रक्षा अधिकारी मुरादाबाद ये आपको बता रहा हूं कि 18 अगस्त 2025 को एक अधिसूचना जारी कर कृषि विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11 दवाइयों को जो पेस्टिसाइड हैं उनके लिए बैन किया गया है, जिनमें प्रमुख नाम है ब्रूफेजिन, एसीफेट, क्लोरपारीफास, टेबुकाडोनोल, प्रोपिकाजोनोल, थाइमेथॉक्सम, प्रोफेनोपास, इमिडाक्लोरोपेट, टार्बेंडाजिम, कार्बोफ्यूरान इत्यादि। अच्छा सर, ये दवाइयाँ जो है मतलब क्या हर वर्ष बैन की जाती हैं या इस बार से की गई हैं? ये पिछले 2 साल पहले भी बैन की गई थी। ये इसमें बैन करने का मुख्य कारण ये है कि इसमें जो अवशेष धान के चावल में इन दवाइयों के अवशेष आ जाते हैं,
तो ये इनकी क्वालिटी तो डिटेरियोरेट हो जाती है। इससे हमारे जो एक्सपोर्ट होता है, बासमती चावल अधिकतर हमारा एक्सपोर्ट ही होता है, तो उसमें दिक्कत होती है एक्सपोर्ट करने में, कई देशों द्वारा वापस भी कर दिया जाता है, इसलिए इन पे बैन लगाया गया है। सर वो कौन कौन से देश हैं जिनमें चावल को बैन किया गया है? ये हमारे जो यूरोपीय संघ है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, खाड़ी के देश हैं जैसे सऊदी अरब अमीरात है, कुवैत है, संयुक्त अरब है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, इस तरह के देशों ने इसको इस केमिकल होने की वजह से बैन कर दिया। अवधि जो होती है दवाई बैन करने की अवधि क्या है? ये 1 अगस्त प्रतिवर्ष 1 अगस्त से अगले 3 महीनों तक बंद किया जाता है, क्योंकि इस समय दाने बनने लगते हैं और दुग्ध अवस्था में आता है और फिर धान पकता है, तो उसके जो अब से डायरेक्ट स्प्रे होती है इन दवाओं की, डायरेक्ट धान में ही पहुंच जाती है, फिर वो चावल में पहुंच जाती है, इसलिए इसको इस अवधि में बंद किया जाता है। तो ये निर्देशित कर दिया गया सभी को जो ये सेल करते हैं कि अब आगे इनको हमने प्रेस विज्ञप्ति भी निकाल दी गई है, 2 बार निकाल चुके हैं, और इसके द्वारा हमने अपने पत्र के माध्यम से सभी ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है, व्यक्तिगत रूप से भी अवगत करा दिया गया है कि इन जो लोग बासमती चावल उगा रहे हैं उन लोगों के लिए इन दवाइयों को ना दें। किसानों में भी जागरूकता फैलाई जा रही है कि अगर आप ही लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है विदेश में ना जाकर इंडिया में यूज हो रहा हो, सस्ता बिकेगा, इसलिए आपको घाटा हो सकता है। जनपद मुरादाबाद में यूरिया की कोई कमी नहीं है, लगातार सभी दुकानों पे यूरिया पहुंचाई जा रही है और यूरिया का जो पीक पीरियड था वो जनपद में निकल चुका है। 2 टॉप ड्रेसिंग यूरिया की जो धान में होनी थी वो लग चुकी है। पहले जो यूरिया का खपत ज्यादा थी वो अब उससे लगभग 1/5 ही रह गई है, मतलब अब यूरिया की खपत जो है बिल्कुल खत्म होने वाली है। तो हमारे जिले में भरपूर मात्रा में यूरिया है और हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी 55 है कार्यरत है, 55 पे आज खाद जो है सभी पे मौजूद है। और अगली खबर गोंडा से है, जहां उत्तर प्रदेश के गोंडा में कजरी तीज की तैयारियां जोरों पर हैं। सरयू नदी से जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। गोंडा में कजरी तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी से जल भरकर निकटवर्ती शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सभी प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग कर दी है। इस बार पहली बार नदी में फ्लोटिंग बैरियर्स भी लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से जल भर सके। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम, प्राइवेट गोताखोर और पीएससी की फ्लड कंपनी मौके पर तैनात की गई है। सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पीएससी और मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा ही उनकी पहली प्राथमिकता है। देखिए, जनपद गोंडा में जो कजरी तीज का ये पर्व है वो बहुत ही प्रमुख पर्व है, जहां लाखों श्रद्धालु सरयू नदी से जल लेकर जो प्रमुख शिवालय है वहां पर जल चढ़ाते हैं। इसके लिए गोंडा पुलिस प्रशासन द्वारा लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो हमारे मुख्य घाट हैं वहां पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। इस बार पहली बार वहां पर फ्लोटिंग बैरियर्स की भी व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की हमारी टीमें, प्राइवेट गोताखोरों की टीमें और जो हमारी पीएससी की फ्लड कंपनी है वो भी वहां पर एक प्लाटून मौजूद है जो लगातार 24 घंटे शिफ्टवार वहां ड्यूटी करेगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस, पीएससी एवं मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती वहां पर की गई है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को एड्रेस करने की भी व्यवस्था वहां की गई है। जो हमारे प्रमुख जो है शिव मंदिर हैं वहां पर भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरों से वहां पर भी निगरानी की जाएगी और पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस, पीएससी एवं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी है। और पुरुष जो है पुलिसकर्मी है, उनके साथ साथ महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी वहां लगाई गई है, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं भी इस अवसर पर मंदिरों में आती हैं। सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी लगाई गई है। ड्रोन कैमरे से भी क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टिगत जो है निगरानी की जाएगी और जितने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी व्यवस्था में लगे हैं इनकी एक ब्रीफिंग अलग से मेरे एवं जिलाधिकारी द्वारा कर ली गई है। इसमें कई सिविल वॉलंटियर्स हैं जो इस पूरी व्यवस्था में हमारा साथ देते हैं, उनको भी अलग से ब्रीफ कर दिया गया है। पूरा जो ये रूट है जहां पर ये श्रद्धालु चलेंगे उसमें रूट डाइवर्जन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसको मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत करा दिया गया है। भारी वाहनों की जो डाइवर्जन है वो आज से ही वो व्यवस्था लागू कर दी गई है। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ इस रूट पे बढ़ेगी, हल्के वाहनों को भी पूर्णतः इसमें प्रतिबंधित करते हुए कड़ाई से इस डाइवर्जन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। देखिए, शहर में थोड़ा ये एरिया जो है ये काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसलिए यहाँ पर काफी दूरी तक बांस की बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें पुरुषों के लिए अलग लाइन है, महिलाओं के लिए अलग लाइन है और यहाँ पर भी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।
और विगत वर्षों के भांति यहाँ भी पर्याप्त संख्या में ड्यूटियां पुलिस की और सिविल वॉलंटियर्स की लगी हैं। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी लगातार निगरानी रखते हुए पूरी तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है। मसूरी में देर शाम एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक बलेनो कार अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि कार के टुकड़े हो गए, लेकिन समय रहते मिली सूचना और पुलिस की तत्परता से एक 28 वर्षीय युवक की जान बचा ली गई। घटना की सूचना मिलते ही कोलूखेत पुलिस इंचार्ज महिपाल रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से खाई में गिरे युवक का रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि एक सिल्वर कलर की बलेनो कार UK 07TY 0778 सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। युवक को सर में गंभीर चोटें आई थी और वो बुरी तरह घायल अवस्था में कार के भीतर फंसा हुआ था। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए आपदा बचाव उपकरणों की मदद से युवक को खाई से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पहाड़ी मार्ग पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, रफ्तार नियंत्रित रखें और मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा करें। मसूरी के शांत और खूबसूरत कैम्पटी गांव में फिल्मी अंदाज का हंगामा देखने को मिला। दिन दहाड़े गांव की बेटी को अगवा करने पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों के आवाज से गांव दहल उठा, लेकिन ग्रामीणों ने जान की बाजी लगाकर 2 बदमाशों को पकड़ लिया। फायरिंग की इस वारदात में कैम्पटी पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। 2 गाड़ियों में सवार युवक एक युवती को जबरन अगवा करने आए थे। जब गाँव वालों ने विरोध किया तो बदमाशों ने पिस्टल से लगातार 5 राउंड हवाई फायरिंग कर दी। दहशत के बीच गाँव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन ग्रामीण पीछे नहीं हटे और 2 बदमाशों को धर दबोचा। भीड़ ने पकड़े गए बदमाशों की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची कैम्पटी पुलिस ने भीड़ से बड़ी मुश्किल से दोनों को रेस्क्यू किया और घायल हालत में मसूरी उपजिला अस्पताल भेजा, जहां हालत गंभीर होने पर दोनों को दून मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आज ये करीब 9:30-10 बजे हमें पता लगा कि एमटी में कहीं 2 लोग आए थे, उनके साथ मारपीट हुई थी। एक जो मरीज था जो यहाँ के रहने वाले पंजाब के, वो तो अभी 1 बजे आए हैं और एक 9:30 बजे आए थे। ये यूपी के रहने वाले थे और मारपीट के साथ आए थे। इनको पुलिस वाले हमारे पास लेके आए थे साथ में और इनका यहाँ पे इलाज चला है। अभी भी हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है इनको, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी देखेंगे, अगर हड्डी के लिए एक्सरे के लिए देखना है। बाकी इनके अलावा ऑब्जर्वेशन में रखा है। 2 पुलिस वाले भी हमारे पास आए थे, 2-3, और उन्होंने भी हमें बताया कि ये सब बचाने के चक्कर में उनको भी चोट लगी, तो उनको भी हम इलाज कर रहे हैं। उनका भी इलाज करके हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है। जो लोग 2 मरीज आए उनके नाम क्या? हाँ, जो इनका नाम है, जो पहले मरीज आए थे हमारे पास करीब 10:30 बजे, इनका नाम सोबीर मल है और ये हमारे पास रहने वाले यूपी के हैं। और जो दूसरे जो हमारे पास अभी 1 बजे करीब आए हैं, इनका नाम सुखचैन है। और जो पुलिस वाले जिनको थोड़ी सी चोट आई है अभी, ये राम नरेश शर्मा नाम से है। तो फिलहाल इनमें से किसी को रेफर कर रहे हैं जी? एक जो पहले जो 9 बजे आए उनको नाक में चोट आई है। सूचना मिली थी हमें मॉर्निंग में कि कुछ लड़ाई झगड़े की शिकायत मिली थी। सूचना पे हम लोग जो है नज़दीक होने की वजह से हम लोग गए थे। तो एक घायल को पूर्व में ही यहाँ पर लंडौर हॉस्पिटल मसूरी में ले आए थे और एक जो दूसरा व्यक्ति था उसको जो है हम लोग जो है लेके आए हैं और यहाँ पर इलाज उसका चल रहा है। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए? हाँ, वहाँ पर कुछ धक्का मुक्की में कुछ पुलिस वालों के भी जो है चोट लगी है, उनका भी यहाँ पर जो है इलाज जो है चल रहा है। ये जो लोग हैं पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं सर? हाँ बिल्कुल, फ़िलहाल जो भी 2 घायल थे उनको यहाँ पे ले आए हैं। उनका डॉक्टर लोग जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बाद ट्रीटमेंट के जो है जो भी पूछताछ होगी उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आगे बताया जाएगा। देखो, जैसे हमें सूचना मिली किसी फ़ोन के माध्यम से कि जो है सेंजी गांव में जो है 4-5 हरियाणा के लोग आ रखे हैं और उन्होंने जो है फायरिंग कर दी है। जैसे वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हुई तो वहाँ तो पता भी नहीं चल रहा था क्या है क्या मामला है, लेकिन जब फायरिंग की आवाज़ लोगों ने सुनी तो सब लोग इकट्ठे हुए। वहाँ पर गए लोग, जैसे वहाँ गए तो उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई आगे आएगा तो हम गोली मार देंगे, इस तरह की इन्होंने हरकत की। फिर वहाँ लोकल लोगों ने बड़े मुश्किल से एक लड़की को एक गाँव से उठा के ले आते हैं, फिर बड़े मुश्किल से गांव वालों ने उनसे जो है लड़की को जो है छीन लिया और गांव को भेज दिया है। लेकिन इसके बाद ये ऊपर जंगल की तरफ गए और जब कैम्पटी पुलिस और हमारी मसूरी की पुलिस जैसे वहाँ आए, उन्होंने जो है इनको अपने कब्जे में ले लिया है। और पब्लिक वहाँ बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत गुस्सा है कि क्योंकि गांव में ऐसा कभी माहौल नहीं होता है जो ये हरियाणा के लोग यहाँ आते हैं। मैं तो पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ जो बाहर के लोग यहाँ पे लीज भी लेते हैं और अपने ज़मीन देते हैं, इन लोगों को नहीं देनी चाहिए। कभी भी कुछ बड़ा हादसा यहाँ करके जाएंगे।
तो अब क्या पोजीशन है, माने कौन कौन लोगों को यहाँ मसूरी लाया गया? देखो अभी जो जिनके पास सुना है हमने कि गन थी, जिन्होंने फायरिंग की, उन्हीं लोगों ने पुलिस ने यहाँ पे लिया है और पुलिस का बहुत सहयोग मिला है समय पे ही, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता था। जिस प्रकार से उनके पास 3-4 कट्टे निकले हैं तो कहीं ना कहीं किसी लोकल आदमी को मार के आ जाते, किसी को भी मार सकते थे। लेकिन मैं पुलिस विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय पे पहुंचकर बहुत अच्छा काम किया है। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए? पुलिस वाले हमारे चौकी इंचार्ज जो नैनबाग में हैं शर्मा जी, उनको चोट लगी है, तो मैं जैसे उनको देखा वहाँ पर चोट लगी तो मैं उनको अपनी गाड़ी से जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया है और अभी वो ठीक है। वजह क्या मानते हैं, हरियाणा वाले किस लिए आए? कोई लड़की, कोई रिश्ता का मामला था क्या? जी रिश्ता का मामला था, कुछ रिश्ता और आया। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये लड़की सैंजी गांव में किसी लड़के के साथ बातचीत करती थी तो उन्होंने अपनी शादी कोर्ट मैरिज भी कर ली। तो इन्होंने जब पता चला तो इन्होंने साजिश रची और हरियाणा से यहाँ के इस तरह से उनके घर से उठा के बंदूक के नोक पे यहाँ पे लोगों को, गांव वालों को डरा के वहाँ से उठा के ले आया। और जैसे ही गाँव के मेन रोड पे पहुँचे तो वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, तो फिर मामला हो गया, तो ये लोग छोड़ दिया और अपने आप जंगल की तरफ भाग गए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पर्सन टीवी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।